हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारा रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो भी पहला चैप्टर है उसी का ही पार्ट है। आज में हम इसमें सीखते हैं कि जो भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव दी अपर लिप। हमारे पास जो भी होती है वो एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो ऊपर को खुलते हैं। हमारे ऊपर वाली लिप जो भी हमारी अपर लिप होती है उससे ऊपर जो भी ओपनिंग्स ओपन होती है उसे हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के नाम से जानते हैं। इट लीड टू अ नोजल चैम्बर थ्रू द नोजल पैसेज। ये जो भी है वो नोजल चैम्बर में जाकर फाइनली ओपन हो जाती है नोजल पैसेज के थ्रू। दैट मीन्स जो भी हमारे अपर नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो जो भी होते हैं वहां पर वन पेयर होता है या फिर दो ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम लोग नोज ओपनिंग के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के नाम से जानते हैं। ये जो भी हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये वन पेयर में होते हैं। दैट सिंपल मीन्स ये जो भी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होंगे वो दो होंगे इन नंबर और वो भी हमारे अपर लिप्स के ऊपर होंगे। और उसके बाद ये जो भी हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो जाकर के हमारे नोजल चैम्बर में ओपन होते हैं नोजल पैसेज के थ्रू। द नोजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। उसके बाद ये जो भी हमारा नोजल चैम्बर है वो जाकर के फेरिंग्स में ओपन होगा। और फेरिंग्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड वाटर, एयर एंड फूड। फेरिंग्स जो भी है वो कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। एयर और फूड का जो भी कॉमन पाथ प्रोवाइड करता है वो फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा पैसेज है जहां से एयर भी पास ऑन होती है और जहां से फूड भी नीचे ईसोफेगस के अंदर मूव ऑन होता है। तो अभी जो भी हम लोगों ने एयर पैसेज पढ़ा, एयर कैसे हमारे आउटर सराउंडिंग से हमारे लंग्स तक जाती है, वो सबसे पहले हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पे आती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से वो नोजल चैम्बर में जाती है, नोजल पैसेज के होते हुए नोजल चैम्बर से वो जो भी है वो फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आती है, लैरिंग्स से ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्री में आती है और ब्रोंकियल ट्री से फाइनली रेस्पिरेटरी ट्री में जाती है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाइज के अंदर टेक प्लेस होता है। चलिए देखते हैं कि पैसेज जो भी है, जो भी उसका पाथ है वो किस तरह से एयर जो भी है वो हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये जो भी है ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा क्लियर डायग्राम शो हो रहा होगा कि ये जो भी है वो एग्जैक्ट पाथ है कैसे एयर जो भी है वो आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट की तरफ, दैट मीन्स आउटसाइड इन्वायरमेंट से हमारे इनर बॉडी के अंदर हमारे लंग्स में किस तरह से मूव करती है। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स पर आती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नोजल चैम्बर में, नोजल चैम्बर से इंटरनल नैरिस, इंटरनल नैरिस से नोजोफेरिंग्स, नोजोफेरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्री और ब्रोंकियल ट्री से फाइनली रेस्पिरेटरी ट्री, जहां पर फाइनल रेस्पिरेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इवेंट टेक प्लेस करेगा। अगर ये जो भी डायग्राम आप देखोगे तो ये डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे कैसे एयर जो भी है वो मूव करती है। ये जो भी एरिया है, जो ब्लू लाइन बनी हुई है, ये जो भी है वो हमारे एक्सटर्नल नैरिस है या फिर नोज ओपनिंग है, जहां पे ये बाहर सराउंडिंग से या फिर आउटर इन्वायरमेंट से एयर जो भी है वो हमारी बॉडी के अंदर आएगी। फाइनली जब वो हमारी बॉडी के अंदर आएगी या फिर हमारे नोज के अंदर आएगी तो फिर वहां पे जो भी है वो नोजल कैविटी होगी। नोजल कैविटी के बाद वो जो भी है वो नोजोफेरिंग्स में आएगी, नोजोफेरिंग्स के बाद जो भी है वो फेरिंग्स में और फेरिंग्स से फाइनली लैरिंग्स में। सो अगर हम यहाँ पे पाथ देखते हैं तो सबसे पहला जो भी होगा वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नोजल चैम्बर, नोजल चैम्बर से वो नोजोफेरिंग्स, नोजोफेरिंग्स से फेरिंग्स। अगर आप देख पा रहे हो तो ये एरिया जो भी है वो नोजोफेरिंग्स का है और फिर फाइनली जो भी है वो फेरिंग्स, फेरिंग्स से ये वाला जो डॉट नीचे वाला है ये ग्लॉटिस है। और ग्लॉटिस से अगर हम डॉर्सली जाएंगे, ग्लॉटिस के अगर हम डॉर्सली जाएंगे तो हम लोग ईसोफेगस में जाएंगे और जब भी वेंट्रल आएंगे तो हम जो भी है वो अपने ट्रैकिया के अंदर आ जाएंगे। फिर नोजोफेरिंग्स के बाद फेरिंग्स आता है और फेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद वो जो भी है वो लैरिंग्स आ जाएगा। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स या फिर वॉइस प्रोड्यूसिंग बॉक्स। लैरिंग्स के बाद जो भी है वो ट्रैकिया स्टार्ट होगा। ट्रैकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा जहां से वो ब्रोंकियल ट्रीज जनरेट होंगे और फाइनली ब्रोंकियल ट्रीज जो भी है वो रेस्पिरेटरी ट्रीज में जाकर के टर्मिनेट हो जाएंगे जहां पे फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस जो भी है वो टेक प्लेस होगा। तो अभी हम लोगों ने एयर का रूट कैसे पढ़ा, एयर एक्सटर्नल बॉडी से हमारी बॉडी के अंदर कैसे मूव करती है, दैट मीन्स आउटर सराउंडिंग से इनर सराउंडिंग में कैसे मूव करती है। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नोजल चैम्बर आता है, नोजल चैम्बर से इंटरनल नैरिस, इंटरनल नैरिस से नोजोफेरिंग्स, नोजोफेरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्री एंड फाइनली वो जगह जहां पे रेस्पिरेशन होने वाला है या फिर फाइनली वो जगह जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है वो जगह कहलाता है रेस्पिरेटरी ट्री, राइट। अगर हम बात करते हैं लैरिंग्स की, लैरिंग्स जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्योंकि ये हमें जो भी है वो फोनेशन में हेल्प करता है। लैरिंग्स के होने की वजह से ही हम लोग साउंड प्रोडक्शन कर पाते हैं और साथ ही साथ वॉइस को भी प्रोड्यूस कर पाते हैं। दैट इज वाई लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लैरिंग्स जो भी है वो हमें फोनेशन में हेल्प करता है, इसलिए ही इसे हम लोग वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कार्टिलेज। लैरिंग्स जो भी है वो
4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स भी पाए जाते हैं। लैरिंक्स जो भी है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, जिसमें सबसे पहला कार्टिलेज होता है कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज, दूसरा कार्टिलेज होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, तीसरा होता है आर्टेनॉइड कार्टिलेज, एंड लास्ट वन इज कार्टिलेज ऑफ सेंटूरिनी। लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज voice producing organ or sound producing organ. So larynx is made up of 4 different type of cartilage. The first cartilage is thyroid cartilage, second cartilage is cricoid cartilage, third cartilage is arytenoid cartilage, and fourth cartilage is cartilage of Santorini. In larynx 2 pair of vocal cords are present for sound production. हमारे larynx के अंदर 2 pair of vocal cords पाई जाती हैं, that means total 4 vocal cords पाई जाती हैं जो कि sound production में help करती हैं। सबसे पहला pair जो भी होता है वो false vocal cord होता है, जिसका काम sound production का नहीं होता है, phonation में help करना नहीं होता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है ट्रू वोकल कॉर्ड को। जबकि फॉल्स वोकल कॉर्ड जो भी है वो एंटीरियर पेयर होती है, और फॉल्स वोकल कॉर्ड जो भी है वो एंटीरियर पेयर होती है, एंड ट्रू वोकल कॉर्ड जो भी है वो पोस्टीरियर पेयर्स होती हैं, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं, और यही जो भी है वो हमें साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, फोनेशन में हेल्प करती है। इन लैरिंक्स 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट फॉर साउंड प्रोडक्शन। लैरिंक्स के अंदर 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। एंटीरियर पेयर इज कॉल्ड एज फॉल्स वोकल कॉर्ड। एंटीरियर पेयर जो भी है वो फॉल्स वोकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। दिस इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो भी है वो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। दे डू नॉट हेल्प इन द फोनेशन। ये जो भी है वो फोनेशन में हेल्प नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। दे डू नॉट हेल्प इन द फोनेशन, दे कैन ओनली प्रोवाइड मॉइस्चर। दे कैन ओनली प्रोवाइड मॉइस्चर टू द ट्रू वोकल कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो भी होती है हमारी फॉल्स वोकल कॉर्ड या फिर पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड, ये फोनेशन में हेल्प नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ये फोनेशन में हेल्प नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है ट्रू वोकल कॉर्ड को। उसके बाद जो भी आती है लास्ट वन जो भी होती है वो पोस्टीरियर पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड्स के। इट इज कॉल्ड एज ट्रू वोकल कॉर्ड, जिसे हम लोग ट्रू वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ शीट ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो भी होते हैं वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। ये जो भी है वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। और साथ ही साथ पोस्टीरियर पेयर जो भी है वो ट्रू वोकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि कंपोज होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। दैट मीन्स अभी तक हम लोगों ने जो भी लैरिंक्स के बारे में पढ़ा, लैरिंक्स के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा, लैरिंक्स जो भी है वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है या फिर ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। लैरिंक्स जो भी है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। लैरिंक्स की पोजीशन जो भी है वो ग्लॉटिस से नीचे और ट्रैकिया से ऊपर होती है, इन बिटवीन दोनों की जगहों पर होता है। उसके बाद ये जो भी है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, जिसमें सबसे पहला कार्टिलेज था हमारा कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज, दूसरा कार्टिलेज था क्रिकॉइड कार्टिलेज, तीसरा कार्टिलेज था आर्टेनॉइड कार्टिलेज, एंड लास्ट कार्टिलेज इज कार्टिलेज ऑफ सेंटूरिनी। यहाँ पे 4 वोकल कॉर्ड देखने को मिलती है और 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, जिसमें से पहली जो भी एंटीरियर वोकल कॉर्ड होती है वो फॉल्स वोकल कॉर्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी फोनेशन में हेल्प नहीं करती है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो भी है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है टू द ट्रू वोकल कॉर्ड। और जो पीछे वाली होती है जो पोस्टीरियर पेयर होती है उसे हम लोग ट्रू वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये जो भी है वो हमें फोनेशन में हेल्प करती है और साथ ही साथ ये जो भी होती है वो शीट ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। आइए इसके बाद हम ट्रैकिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ट्रैकिया जो भी है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये वो पाथ प्रोवाइड करता है जहां से एयर जो भी है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। ये ट्रैकिया ही 2 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के अंदर। और जब ये डिफरेंशिएट होता है या फिर जब ये डिवाइड होता है तो एयर जो भी है वो लेफ्ट लंग और राइट लंग विथ रेस्पेक्टिव टू देयर ब्रोंकाई उसके अंदर एंटर करती है। जो भी ट्रैकिया होता है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ट्यूब होता है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, एक्सटेंडेड होता है। ये 5th थॉरिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है, वहां पर जाकर के ये डिवाइड होता है और फाइनली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स ट्रैकिया जो भी है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थॉरिक कैविटी, मिड थॉरिक कैविटी तक रहता है, 5th थॉरिक वर्टिब्री तक रहता है। और उसके बाद 5th थॉरिक वर्टिब्री पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो लेफ्ट ब्रोंकाई और दूसरा राइट ब्रोंकाई। ट्रैकिया पे जो भी होता है वो 16 से 20 शी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स पाई जाती हैं, जो कि डॉर्सली सरफेस पर इनकम्प्लीट होती हैं। जो डॉर्सल सरफेस पे इनकम्प्लीट होती हैं और ये रिंग्स जो भी हैं वो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये प्रिवेंट करती हैं ट्रैकिया को कोलैप्स में, ताकि ट्रैकिया जो भी है वो कोलैप्स ना कर जाए ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। In trachea 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings are present which prevent trachea for collapsing। जैसे कि मैंने आपको बोला ट्रैकिया के ऊपर 16 से लेकर के 20 C-shaped cartilaginous rings होती हैं जो कि डॉर्सली इनकम्प्लीट होती हैं और ये ट्रैकिया को प्रिवेंट करती हैं ताकि ट्रैकिया फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे कोलैप्स ना हो जाए। दिस रिंग्स आर इनकम्प्लीट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के डॉर्सल सरफेस पे ये रिंग्स जो भी होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं और प्रिवेंट करती हैं ट्रैकिया को कोलैप्स होने से। अभी देखते हैं कि
पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको वो पाथ याद है या फिर अगर आपने उसे मेमोराइज रखा हुआ है, तो सबसे पहले एयर जो भी है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में आती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हमारे नोजल चैम्बर में आती है, नोजल पैसेज से होते हुए, नोजल पैसेज के बाद वो जो भी है वो नोजोफेरिंग्स में आती है, फिर वहाँ पे जो भी है वो फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से ग्लॉटिस में आती है, ग्लॉटिस से लैरिंग्स में आती है, लैरिंग्स से ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया से लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में चली जाती है। दैट मीन्स वो ब्रोंकियल ट्री में जाती है और ब्रोंकियल ट्री से फाइनली वो रेस्पिरेटरी ट्री में जाती है। तो यहाँ पर भी ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, जो भी फेरिंग्स हैं वो लैरिंग्स में ओपन होती है रीजन थ्रू द ट्रैकिया। दैट मीन्स फेरिंग्स जो भी है वो लैरिंग्स की हेल्प से ट्रैकिया में ओपन होती हैं। अगर आपको ये डायग्राम क्लियरली दिख रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो भी फेरिंग्स है हमारी, ये जो भी हमारा फेरिंग्स का हिस्सा है वो ट्रैकिया की हेल्प से ही वो लैरिंग्स में ओपन होता है। दैट मीन्स एयर अगर यहाँ से आएगी तो वो सबसे पहले फेरिंग्स पे आएगी, फेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस से, ग्लॉटिस के बाद ये जो भी उठा हुआ हिस्सा है, ये वाला सर्कुलर हिस्सा, अगर आप समझ पा रहे हैं दिस वन, तो ये जो भी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो भी है वो ट्रैकिया कहलाता है, जो थोड़ा सा उठा हुआ है। और उसके नीचे जो ये ग्रीन ग्रीन डॉट है, ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं हमारे ट्रैकिया को कोलैप्सिंग में ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और ये जो भी होते हैं वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड होते हैं। दैट इज वाई ये जो भी है वो प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। और डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। ये एरिया देखिए आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट दिख रहा होगा। तो हमारा जो भी हमारा फेरिंग्स जो भी है वो लैरिंग्स की हेल्प से ही ट्रैकिया में जाकर के ओपन होता है। तो ट्रैकिया के बीच में, ट्रैकिया से पहले हमारा लैरिंग्स होता है और लैरिंग्स से भी पहले फेरिंग्स होता है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। जो भी फेरिंग्स हैं वो लैरिंग्स रीजन में ओपन होते हैं इनटू ट्रैकिया। द लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन। लैरिंग्स जो भी है वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि लैरिंग्स जो भी है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज से मिलकर के बना है। सबसे पहला आर्टेनॉइड कार्टिलेज, दूसरा क्रिकॉइड कार्टिलेज, तीसरा कार्टिलेज ऑफ सेंटूरिनी एंड लास्ट कार्टिलेज इस क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड द लास्ट कार्टिलेज इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। जहाँ पे 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड देखने को मिल रहे थे, दैट मीन्स टोटल 4 वोकल कॉर्ड देखने को मिल रही थी, जिसमें से जो भी एंटीरियर वाला था वो फॉल्स वोकल कॉर्ड था, वो फोनेशन में हेल्प नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा था। और जो भी पोस्टीरियर था वो ट्रू वोकल कॉर्ड था और वो जो भी हमें साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। साउंड बॉक्स, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग सॉलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड विद अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग फूड को सॉलो कर रहे होते हैं या फिर जब भी हम लोग डिग्लुटेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर भी जब भी हम फूड को डिग्लुटेट करते हैं तो हमारा फूड जो भी है वो कहीं ट्रैकिया में एंटर ना कर जाए, वहाँ पे एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स जैसे ही हम लोग, हमारा फूड जो भी है वो ऊपर से होते हुए नीचे को आएगा, जैसे ही हमारा फूड जो भी है वो ऊपर से होते हुए नीचे को आएगा और वो ट्रैकिया में जाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे ट्रैकिया में वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि उसे कवर कर लेता है और फूड जो भी है वो हमारा फाइनली ईसोफेगस में ही जाएगा। इस डायग्राम पे आप क्लियर देख पाएंगे कि अगर हमारे बकल कैविटी से कोई भी फूड आ रहा है, क्योंकि ये जो भी है वो फेरिंग्स कॉमन पैसेज है जो कि एयर और फूड दोनों के लिए होता है, तो अगर हमारे इस बकल कैविटी से होते हुए यहाँ पर कोई फूड आया तो फूड जो भी है वो पीछे ईसोफेगस में ही जाएगा, वो इस वाले ब्लू वाले हिस्से में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक फ्लैप, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। और एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है कि वो जो भी फूड को प्रिवेंट करता है ताकि वो हमारे ट्रैकिया में ना चला जाए और वो फाइनली ईसोफेगस या फिर फूड पाइप में ही जाए। दैट मीन्स फूड हमारे विंड पाइप में ना जाए, वो हमारे फूड पाइप में ही जाए, जिसे हम लोग ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। और ट्रैकिया का दूसरा नाम होता है विंड पाइप, क्योंकि ये जो भी है वो विंड को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में या फिर विंड को अप और डाउन मूवमेंट करने में हेल्प करता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो भी होता है वो प्रिवेंट करता है एंट्री को, फूड की एंट्री को लैरिंग्स के अंदर, ताकि लैरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर ये एंटर ना कर जाए। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थॉरिक कैविटी। ट्रैकिया जो भी है वो एकदम स्ट्रेट ट्यूब होता है और ये मिड थॉरिक कैविटी तक एक्सटेंडेड होता है और जाकर के 5th थॉरिक कैविटी पर ये डिवाइड हो जाता है। 5th थॉरिक वर्टिब्री पर ये डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, ये मिड थॉरिक कैविटी तक एक्सटेंड होता है। इन्होंने यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि वो 5th थॉरिक वर्टिब्री लेवल पर वो डिवाइड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं वो मैंने ये समझाया है कि ये जो भी ट्रैकिया होता है ये 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। यहाँ पे 16 से 20 सी शेप्ड इनकम्प्लीट, डॉर्सली इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रैकिया को प्रिवेंट करती हैं कि वो किसी भी तरीके की कोलैप्सिंग ना करे। Each bronchi undergoes repeated division to form a secondary and tertiary bronchi and bronchioles ended up
इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, हर एक ब्रोंकाई जो भी है लंग्स के अंदर वो मल्टीपल टाइम्स जो भी है वो डिवाइड होता है। वो मल्टीपल टाइम डिवाइड होने के बाद ही जो भी है फाइनली वहां पे प्राइमरी में डिवाइड होता है, फिर वो जो भी है वो सेकेंडरी में डिवाइड होता है। दैट मीन्स ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। हर एक ब्रोंकाई जो भी है वो रिपीटेड डिवीजन में अंडरगोज करता है और वो फिर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में जाकर फाइनली डिवाइड हो जाता है। और जब वो टर्शरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है तो उसके बाद फाइनल वो डिवीजन दिखाता है ब्रोंक्यूल्स में, जो कि एंड अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो कि वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे जाकर के वो एंड होते हैं। मींस हर एक ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई सेकेंडरी में डिवाइड होगा, फिर टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा और फिर वो फाइनली ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाकर के एंड हो जाते हैं। दैट मीन्स ब्रोंक्यूल लास्ट पार्ट है, उसके आगे डिवीजन नहीं होता। ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंक्यूल्स जो भी हैं वो एंड अप हो जाते हैं। द ट्रैकिया, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous rings। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि जो भी हमारा ट्रैकिया होता है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है जो भी हमारा ट्रैकिया होता है, दिस वन, जो भी हमारा ट्रैकिया होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये जो भी होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। दैट मीन्स वो डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं और वेंट्रली कंप्लीट होते हैं। दैट मीन्स हमारा क्या क्या हमारा सपोर्टेड होता है कार्टिलेजिनस रिंग से? ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू द नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। हर एक जो भी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो भी है वो बहुत ही ज्यादा थिन, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड, दैट मीन्स उनकी वॉल जो भी होगी वो इरेगुलर होगी, वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई वो साइट है जहां पे एयर का एक्सचेंज होगा हमारे लंग्स के अंदर। दैट मीन्स इन्होंने ये बोला है कि जो भी ट्रैकिया होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स से कवर होते हैं। दैट मीन्स वहां पे सपोर्ट मिलता है ताकि वो आपस में कोलैप्स ना कर जाएं। डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है और वेंट्री वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। फिर उन्होंने ये बोला कि ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जो भी लेफ्ट ब्रोंकाई था और जो भी राइट ब्रोंकाई था वो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ही डिवाइड हो रहा था। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई को फॉर्म करते हैं। और एल्वियोलाई इज अ साइट जहां पर हमारा फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैस होने वाला है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंपोज्ड ऑफ लंग्स। जो भी हमारी ब्रांचिंग नेटवर्क होती है ब्रोंकाई की, ब्रोंक्यूल्स की और एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स। पूरे के पूरे लंग्स में जो भी है वो ब्रांचिंग नेटवर्क प्रेजेंट होता है। दैट मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई का, फिर उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स का या फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो कि हमें एल्वियोलाई को ही बनाते हैं। और पूरे के पूरे लंग्स में ब्रांचिंग नेटवर्क फैला होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई होते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा होता है। अगर आप एक फिगर देख पा रहे हैं तो आपको इस फिगर में बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा कि कैसे कैसे पूरे के पूरे लंग्स में आप देखिए ये हमारा ट्रैकिया है जो कि इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से कवर है, जो कि 16 to 20 नंबर होती हैं, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती हैं और वेंट्रली कंप्लीट होती हैं। ये एपिग्लॉटिस है, वो फैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है फूड को ईसोफेगस के अंदर ही जाने का और प्रिवेंट करता है वो लैरिंग्स या फिर ट्रैकिया के अंदर एंटर करने का। और फिर ये जो भी है वो लैरिंग्स है। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या फिर वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अगर आपको याद है तो सबसे पहला हमारा था आर्टिनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, कार्टिलेज ऑफ सेंटूरिनी एंड लास्ट वन कार्टिलेज इज थायरॉइड कार्टिलेज। फिर अगर हम यहाँ पे ट्रैकिया की बात करते हैं, जो भी ट्रैकिया होता है वो सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स को कंटेन करता है, जो कि डॉर्सली इनकम्प्लीट होती हैं और वेंट्रली ये कंप्लीट होती हैं। ये प्रिवेंट करती हैं ट्रैकिया को कोलैप्सिंग में, ताकि ट्रैकिया जो भी है वो कोलैप्स ना कर जाए एट द टाइम, ताकि ट्रैकिया जो भी है वो कोलैप्स ना कर जाए एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और उसके साथ साथ ट्रैकिया जो भी है वो मिड थॉरिक कैविटी तक एक्सटेंड होता है और ये 5th थॉरिक वर्टिब्री पे, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ पे लेफ्ट और राइट का डिवीजन दिखाया गया है, दैट मीन्स जहाँ पे ये लेफ्ट डिवाइड हो रहा है और जहाँ पे ये राइट डिवाइड हो रहा है, तो ये जो भी डिवीजन है ये हमारे 5th थॉरिक वर्टिब्री पर डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स एट द लेवल ऑफ 5th थॉरिक वर्टिब्री द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद द प्राइमरी ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाइज एंड द प्राइमरी ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई। This primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi
एंड ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली एट द एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो भी हैं वो थिन इरेगुलर वेस्क्यूलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिसे हम लोग एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। और एल्वियोलाई इज अ साइट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। दूसरा यहाँ पर जो भी आपको डायग्राम दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा है प्लूरल मेम्ब्रेन का। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है, यहाँ पे ये एक प्लूरल मेम्ब्रेन जो भी है वो लंग से अटैच होती है और दूसरी प्लूरल मेम्ब्रेन जो भी है, दैट मीन्स यहाँ पे दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, एक लंग्स से अटैच होती है और दूसरी जो भी है वो आउटसाइड होती है। और दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ये प्लूरल फ्लूइड जो भी है वो हेल्प करता है शॉक को एब्जॉर्ब करने में, ताकि कोई भी हमारे लंग्स में प्रॉब्लम ना आए। कोई भी एक्सटर्नल शॉक है, ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो हमारा होता है प्लूरल फ्लूइड। दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेफ्ट पर भी होती है, राइट पर भी होती है। दैट मीन्स दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो चीज प्रेजेंट होती है वो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना। लास्ट में अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो भी डायग्राम है वो लास्ट में ब्रोंक्यूल्स को दिखा रहा है। दैट मीन्स ये आखिरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, क्योंकि उससे ऊपर अगर हम इसे ब्रोंक्यूल्स कंसीडर करते हैं तो ये जो भी लास्ट होगा ये हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होगा, जो कि टर्मिनल जो भी है, अगर आप यहाँ पे दो इरेगुलर थिन वॉल्ड और वेस्क्यूलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जिसे हम लोग एल्वियोलाई के नाम से जानेंगे। और एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। और ये डोम शेप्ड आप डायफ्राम देख पा रहे हैं, जो कि हमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से ही हमारे लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। डायफ्राम वो पोर्शन है जो हमारी थॉरिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से बाइफरकेट करता है या फिर डिवाइड करता है। डायफ्राम से ही हम ये पता लगाते हैं कि डायफ्राम के नीचे वाला पोर्शन जो भी है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जा रहा है, और उससे ऊपर वाला पोर्शन जो भी है वो थॉरिक कैविटी में जा रहा है। दो लंग्स के बीच में हमारे राइट लंग्स की तरफ वहां पर एक हार्ट होता है जो कि राइट साइड टिल्टेड होता है। उसके बाद ये हमारा लंग्स है और ये भी हमारा लंग्स है। ये वाला हमारा जो भी है वो लेफ्ट लंग है और ये वाला जो भी है हमारा राइट लंग्स है। ये जो भी है वो एंड ऑफ द रिब्स हैं। दैट मीन्स हमारे टोटल कितने रिब्स होते हैं, 12 रिब्स होते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं। और ये जो भी पार्ट है ये ब्रोंकस है, जो कि प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शरी ब्रोंका है, टर्मिनल ब्रोंका है और फाइनली ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा। दैट मीन्स जो भी हमारा ब्रोंकस है वो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शरी ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग। ये जो भी ब्रांचिंग नेटवर्क है पूरा जाल की तरीके से हमारे लंग्स में फैला हुआ है। यही जो भी है वो हमारे पूरे लंग्स में प्रेजेंट होता है। वी हैव अ 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा। जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला कि हमारे पास जो भी होती हैं वो 2 पेयर ऑफ लंग्स होती हैं जो कि प्लूरा से कवर होती है, और हमारे पास 1 पेयर ऑफ लंग्स होती हैं। दैट मीन्स टोटल 2 लंग्स होती हैं विच इज कवर्ड बाय द डबल लेयर, जो कि डबल लेयर से कवर होती है, जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। और इसके अंदर जो भी है वो प्लूरा फ्लूइड भरा होता है बिटवीन देम। दैट मीन्स जो भी बाहर वाली प्लूरा है और जो भी अंदर वाली प्लूरा है, इसके बीच में जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम लोग प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इट रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द लंग सरफेस। ये जो भी काम का करता है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इट रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द लंग सरफेस। लंग्स के काम करने में जो भी फ्रिक्शन पड़ती है हमारे रिब्स से और जो भी हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इनके बीच में जो भी फ्रिक्शन होती है वो इसको रिड्यूस करता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थॉरिक कैविटी। जो भी हमारा आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो थॉरिक कैविटी के क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, वाइल जो भी हमारा इनर प्लूरा होता है वो किसके कॉन्टैक्ट में होता है, वो हमारे लंग्स के कॉन्टैक्ट में होता है। द लाइनिंग वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। जबकि जो भी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग सरफेस के कॉन्टैक्ट में होती है। जो भी हमारी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थॉरिक कैविटी के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है, और जो भी वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। दैट मीन्स एक जो भी है वो हमारे लंग सरफेस से क्लोज कॉन्टैक्ट में है, जैसे आप इस पे अंदर वाली पे देख पा रहे हैं, और दूसरा जो भी है वो हमारे आउटर प्लूरा है जो कि हमारी थॉरिक कैविटी से क्लोज कॉन्टैक्ट में, और इनके बीच में फ्लूरल फ्लूइड भरा है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करता है और साथ ही साथ ये जो भी है वो शॉक एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। द पार्ट स्टार्टेड विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। दैट मीन्स वो पार्ट जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, वो पार्ट जो हमारे इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है, वो पार्ट जो भी है टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। वो जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट के अंदर आता है। वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ एयर को कंडक्ट करने का काम करता है, उसके बीच में कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती। दैट मीन्स द पार्ट स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक।
पार्ट जो भी है वो पूरा का पूरा कंडक्टिंग पार्ट होता है, वेयर एज दी एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, जबकि एल्वियोलाई और उनका डक्ट जो भी है वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से कहाँ तक जो भी है वो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, हमारा जो भी है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, जहाँ पे कोई भी एयर का एक्सचेंज नहीं होता, एयर सिर्फ अप और डाउन मूव करती है। दैट मीन्स इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। वाइल एल्वियोलाई और दे उनकी डक्ट्स जो भी एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट जो भी हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं और एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। दैट इज वाई दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम बोलते हैं या फिर हम क्लियर कट बोलना चाहते हैं, जो भी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक सिर्फ और सिर्फ वो रास्ता प्रोवाइड करता है एयर को उस जगह तक जाने के लिए जहां पर फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने वाला है। दैट मीन्स वो है एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, जिसे हम लोग एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। यस, जो भी कंडक्टिंग पार्ट होता है, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर होती है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर, उसे एल्वियोलाई तक लेके आता है, क्लियर करता है, उसके फॉरेन पार्टिकल्स को हटाता है, ह्यूमिडिफाई करता है और ऑल्सो ब्रिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, और उसे बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है। दैट मीन्स जो भी हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसका क्या काम होता है, एयर को सबसे पहले क्लीन करना, दूसरा उससे फॉरेन पार्टिकल्स को हटाना, उसे ह्यूमिडिफाई करना, अगर उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है या फिर ह्यूमिडिटी कम है तो उसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आना, उसे ह्यूमिडिफाई करना और बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। जो भी एक्सचेंज पार्ट होता है, दैट मीन्स जो भी एल्वियोलाई और उनकी डक्ट होती हैं वो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो भी है वो बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर डाल दी जाती है और जो भी ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर डाल दी जाती है। दैट मीन्स दैट इज द एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दैट मीन्स जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस ट्रूली हो रही होती है, वो जगह जो भी होती है वो एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स होती है। एक बार हम इसे फिर से पढ़ते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। कंडक्टिंग पार्ट जो भी होता है वो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाकर के एंड होता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो भी है एक रास्ता या फिर एक पैसेज प्रोवाइड करना होता है। ये जो भी है एयर को एक्सटर्नल सोर्सेस से या फिर एक्सटर्नल सराउंडिंग से हमारे एल्वियोलाई तक लेकर के जाता है और वो पाथ होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। इसे सिर्फ और सिर्फ हम कंडक्टिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो रही होती है, सिर्फ एक पाथ प्रोवाइड करता है। इंस्टेड उसकी जगह पर एल्वियोलाई और देयर डक्ट्स जो भी होती हैं वो रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए हम लोग इसे एक्सचेंज रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज पार्ट के नाम से जानते हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये एक एक्चुअल साइट है जहां पर एक्सचेंज हो रहा होगा। अगर हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक चाहते हैं तो इसका काम होता है ये एयर को क्लीन करता है, जो भी उसमें फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उसे रिमूव करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और ऑल्सो ब्रिंग टू दी बॉडी टेम्परेचर, उसे जो भी है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। एक्सचेंज पार्ट जो भी है वो एक्चुअल पार्ट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है, जहां पर आगे चल के एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जहां पर ट्रू रेस्पिरेशन होगा, या फिर हम लोग ऑक्सीजन को ब्लड में डालेंगे और ब्लड से निकालकर कार्बन डाइऑक्साइड को हम एल्वियोलाई में लाएंगे और फिर फाइनली एल्वियोलाई जो भी है वो कंडक्टिंग पार्ट से होते हुए बाहर निकल जाएगी या फिर हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। वो सारा का सारा प्रोसेस जो भी है वो एक्सचेंज पार्ट में हो रहा होता है। और यहाँ पे जो भी एक्सचेंज होता है वो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में एक्सचेंज होता है। दैट मीन्स ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और ऑक्सीजन रिच एयर इसमें पुट की जाती है, मीन्स ऑक्सीजन डाली जाती है, और एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन ले ली जाती है। द लंग इज सिचुएटेड इन द थॉरिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। जो भी लंग्स होते हैं वो थॉरिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे थॉरिक रीजन में होते हैं। दैट मीन्स ये डायफ्राम से ऊपर होते हैं और डायफ्राम से ऊपर जो भी चीज आती है वो सब कुछ थॉरिक चैम्बर में आती है और एनाटॉमिकली ये एक एयर टाइट चैम्बर है। द थॉरिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिबल कॉलम। अगर हम लोग पीछे की बात करते हैं, डॉर्सल पोर्शन मींस पीछे का हिस्सा। अगर ये जो भी हमारा होता है डॉर्सली, ये जो भी है वहां पे जो भी है वो वर्टिबल कॉलम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी लंग्स होती हैं वो थॉरिक चैम्बर में पाई जाती हैं। थॉरिक चैम्बर जो भी है वो एनाटॉमिकली जो भी है वो एक एयर टाइट चैम्बर है। यहाँ पर ना एयर इनसाइड अंदर आती है और ना ही बाहर जाती है, एयर टाइट चैम्बर है। थॉरिक चैम्बर जो भी होता है वो फॉर्म्ड होता है डॉर्सली बाय द वर्टिबल कॉलम। मींस अगर हम पीछे हाथ लगाते हैं जिसे हम लोग बैकबोन के नाम से जानते हैं या फिर उसे हम लोग वर्टिबल कॉलम्स के नाम से जानते हैं, तो डॉर्सल वो हिस्सा होता है जहां पे हमारी बैकबोन पाई जाती है या फिर हमारी
हमारे वर्टिबल कॉलम्स पाए जाते हैं। वेंट्रली बाय द स्टर्नम, जिसे हम लोग डायमंड बोन के नाम से भी जानते हैं। वेंट्रली मींस आगे से जो भी हमारा चेस्ट वाला एरिया होता है वो स्टर्नम को बनाता है। उसके बाद लेटरली बाय द रिब्स, अगर हमारे साइड का एरिया, हमारा लेफ्ट और राइट का एरिया जो भी होता है, जो लेटरल एरिया होता है वो हमारे रिब्स को बनाता है। और ऑन द लोअर साइड वहां पे डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। मैंने ऑलरेडी बोला कि लोअर साइड में डोम शेप्ड डायफ्राम होता है और अपर साइड में क्लैविकल बोन्स होती हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग इन द थोरिक इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स या फिर पल्मोनरी कैविटी। दैट मीन्स इसका इस तरह से डिजाइन है, हमारी थोरिक कैविटी का इस तरह से डिजाइन है कि कोई भी अगर वॉल्यूम में चेंज होता है, एनाटॉमिकल सेटअप कोई भी वॉल्यूम में चेंज होता है, तो वो सीधा का सीधा हमारे लंग्स के ऊपर ही इफेक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एनाटॉमिकल चैम्बर जो भी है वो जो भी हमारा थोरिक चैम्बर है वो इंक्रीज होता है तो लंग्स भी एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि लंग्स जो भी हैं वो स्पॉन्जी नेचर के होते हैं। अगर हमारा थोरिक चैम्बर जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो भी है वो कंस्ट्रिक्ट है, तो हमारे लंग्स भी कंस्ट्रिक्ट होंगे, वो भी छोटे होंगे। लेकिन अगर हमारा थोरिक चैम्बर एक्सपैंड हो रहा है तो हमारे लंग्स भी एक्सपैंड करेंगे ही करेंगे और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इंस्टेड कंस्ट्रिक्ट करने पे हमारे लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी हमारा थोरिक चैम्बर होता है वो एनाटॉमिकली एयर टाइट होता है, जो कि पीछे से डॉर्सली जहां पे हमारी बैकबोन पाई जाती है वहां पे वर्टिबल कॉलम्स होते हैं। दैट मींस उसे वर्टिबल कॉलम्स के भी नाम से जानते हैं। सामने से जो भी हमारा चेस्ट वाला हिस्सा होता है वहां पे स्टर्नम पाया जाता है। लिटरली हमारे लेफ्ट और राइट साइड में हमारे रिब्स पाए जाते हैं और लोअर साइड वहां पर एक डोम शेप्ड डायफ्राम पाया जाता है, जो अगर अभी आपको याद हो तो इस तरीके से डायफ्राम था, जिसके ऊपर यहां पर एक लंग थी और यहां पर भी एक लंग थी और ऊपर से हमारा ट्रैकिया आ रहा था जो इधर जा रहा था और इधर जा रहा था। तो ये जो भी शेप है ये हमारा डोम शेप्ड डायफ्राम है। और यहाँ पर अगर आप पीछे से देखोगे, ये पीछे वाला हिस्सा जहां पर जो भी ये पीछे की हम बात कर रहे हैं, जो हम बैकबोन के नाम से जानते हैं, ये हमारी बैकबोन होती है। और इसके आगे जो भी है यहाँ पे एक स्टर्नम पाया जाता है लाइक दिस, जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा होता है। ये लेफ्ट साइड में हमारी मल्टीपल रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं, और राइट साइड में भी रिब्स होती हैं जो कि लाइक दिस, इस तरह से होती हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो भी चेस्ट चैम्बर है वो कवर अप हो जाता है। क्लियरली एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, अगर आप थोड़ा सा समझ पाए तो, डिफरेंट कलर्स यूज करके, कि कैसे जो भी है हमारा लंग्स बना होता है। अगर हम पीछे की बात करते हैं तो वो हमारी एक बैकबोन होती है, जिसे हम लोग वर्टिबल कॉलम्स के नाम से जानते हैं, वीसी या फिर बैकबोन। फिर अगर हम सामने से बोलते हैं तो वो एक डायमंड बोन कुछ इस तरह की होती है, लगभग ऐसी ही दिखती है। ये जो भी होता है वो स्टर्नम होता है, जो हमारे चेस्ट पर होता है, जहाँ पे मल्टीपल रिब्स जो भी हैं वो आकर के मिलती हैं, और ये जो भी हैं वो टोटल 12 इन नंबर होती हैं, राइट। उसके बाद साइड में जो भी हैं वो रिब्स होती हैं लाइक दिस, लेफ्ट साइड भी ऐसे होती हैं मल्टीपल रिब्स, और राइट साइड भी इस तरह से मल्टीपल रिब्स होती हैं। और बीच में जो भी है वो हमारी डायमंड बोन या फिर स्टर्नम जो भी है वो प्रेजेंट होती है, और पीछे जो भी है वो बैकबोन प्रेजेंट होती है, राइट, जिसे हम लोग वर्टिबल कॉलम के नाम से जानते हैं। और इसके भी नीचे जो भी है वो इस तरीके से एक डोम शेप्ड डायफ्राम पाया जाता है लाइक दिस। ये जो भी डोम शेप्ड डायफ्राम है वो थोरिक कैविटी को जो भी है वो दूसरी कैविटी से डिफरेंशिएट करता है। दैट मीन्स इसके ऊपर जो भी होगी वो थोरिक कैविटी होगी और इसके नीचे जो भी होगी वो एब्डोमिनल कैविटी होगी, राइट। तो अगर हम क्लियरली बोलें या फिर अगर हम और क्लियर कट इसको समझाते हैं तो हम क्लियर कट ये भी समझ सकते हैं कि जो कि अगर हमारी ये लंग्स है, जो कि ये हमारी राइट लंग्स है, अगर मान लीजिए रफ डायग्राम है, और ये हमारी लेफ्ट लंग्स है जिसके ऊपर से ट्रैकिया आएगा जो कि इधर डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे नीचे से जो भी होगा वो डायफ्राम पाया जाएगा, और हमारे पीछे वाले हिस्से में ये ब्लैक बोन पाई जाएगी जो पूरा यहाँ पर स्केल होगा और नीचे के अपेंडेजेस होंगे, पर वो यहाँ तक नहीं जाती, हमारी बैकबोन जो भी है सिर्फ यहीं पर रुक जाती है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा एक डायमंड बोन होगी, बॉन्ड नहीं, इट्स डायमंड बोन होगी, जिसे हम लोग स्टर्नम के नाम से जानेंगे। और फिर उसके लेटरल साइड में यहाँ पर रिब्स निकल रही होंगी जो टोटल 12 इन नंबर होंगी, कुछ ट्रू रिब्स होंगी, कुछ फ्लोटिंग रिब्स होंगी, दैट वाज अ डिफरेंट पॉइंट, बट टोटली जो भी हैं हमारी 12 रिब्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो भी हमारी ये वाली लंग्स थी और ये वाली लंग्स थी, 1 लंग्स और 2 लंग्स जो भी 1 पेयर में थी, 1 और 2, ये पूरा का पूरा एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। अगर इसमें कुछ भी वॉल्यूम इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम थोड़ी सी भी आगे बढ़ रही है या फिर थोड़ी सी भी पीछे जा रही है, तो ये लंग्स को भी एक्सपैंड करेंगे और लंग्स को भी रिलैक्स करेंगे या फिर उसे कंस्ट्रिक्ट करेंगे। मींस हमारे जो भी बॉडी के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है या फिर जो भी हमारी बॉडी में जो भी चीज़ बनी हुई है, अगर हमारा बिल्कुल भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट, कोई भी एक्सचेंज होता, कोई भी चेंज होता है, नॉट एक्सचेंज सॉरी, कोई भी चेंज होता है हमारी बॉडी में,
कोई भी किसी भी तरीके का चेंज होता है अगर हमारी एनाटॉमिकल बॉडी के अंदर, तो वो सीधा का सीधा जो भी है वो हमारे लंग्स के ऊपर अफेक्ट डालता है। एक बार हम फिर से रीड कर लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वॉल्यूम थोड़ी सी भी इंक्रीज होगी या फिर थोड़ी सी भी डिक्रीज होगी तो वो सीधा का सीधा जो भी है वो कहाँ पर अफेक्ट डालेगी, वो सीधा का सीधा जो भी है वो हमारी पल्मोनरी कैविटीज के ऊपर या फिर हमारी लंग्स की कैविटी के ऊपर, लंग्स वॉल्यूम के ऊपर अफेक्ट डालती ही डालती है। सच एन अरेंजमेंट स्पेशली फॉर ब्रीदिंग वी कैन डायरेक्टली अर्थ टू पल्मोनरी वॉल्यूम्स। इस तरीके से जो भी है वो पल्मोनरी वॉल्यूम्स भी चेंज होती है। द लंग्स इज सिचुएटेड इन दी थॉरिक चैम्बर, लंग जो भी होती है वो थॉरिक चैम्बर में होती है, वो एनाटॉमिकली टाइट चैम्बर होता है। डॉर्सली जो भी है वहां पर एक बैकबोन प्रेजेंट होती है, वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट होता है, लेटरली लेफ्ट और राइट साइड में रिब्स होती हैं, और डाउन शेप्ड देखते हैं तो डोम शेप्ड डायफ्राम होता है, जो पूरा का पूरा जो भी है वो एक एनाटॉमिकल टाइट एयर टाइट सेटअप को प्रोड्यूस करता है। अगर किसी भी तरीके की वॉल्यूम चेंज आता है हमारे थॉरिक चैम्बर के अंदर तो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर हमारा लंग्स कैपेसिटी या लंग्स कैविटी भी, लंग्स वॉल्यूम भी उतनी बार ही वो अल्टर करता जाता है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। इस तरीके की अरेंजमेंट जो भी है वो ब्रीदिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। सच एन अरेंजमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टेड अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, कभी इंक्रीज नहीं कर सकते, कभी डिक्रीज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आर विल। तो इस तरीके का जो भी अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है ताकि अच्छे से अच्छा हमारा रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो